आज का हमारा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत की व्याख्या। इस सिद्धांत के समर्थक इस बात में विश्वास नहीं करते कि मानव इतिहास में सहसा ही किसी दिन राज्य की उत्पत्ति हो गई होगी। इसके विपरीत उनका विचार है कि राज्य मानव समाज के अनुक्रमिक विकास का परिणाम है। राज्य हमेशा से विद्यमान रहा और इसका विकास धीरे धीरे परंतु निरंतर होता रहा। जिस प्रकार भाषा का ज्ञान लोगों को धीरे धीरे हुआ, उसी प्रकार राज्य का विकास भी धीरे धीरे हुआ। राज्य के दो मूल तत्व सदा से उपस्थित रहे और राज्य का वर्तमान जटिल स्वरूप इन्हीं तत्वों के क्रमिक विकास का परिणाम है। गॉर्नर के शब्दों में राज्य न तो आविष्कार की ही कोई वस्तु है और न कोई बनावटी मशीन ही, वरन ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। राज्य के विकास में सहायक तत्व है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किसी एक निश्चित समय पर नहीं हुई और न ही किसी कारण व तत्व के प्रभाव से हुई। राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है, उसको मनुष्य ने अपनी इच्छा से किसी एक समय में जन्म दिया हो। राज्य तो ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इस विकास क्रम में ही राजनीतिक संगठनों का भी प्रारंभ हुआ और उसने शताब्दियों में विकसित होते हुए आधुनिक राज्य का रूप प्राप्त किया। वस्तुतः राज्य की उत्पत्ति तथा विकास को किसी एक तत्व अथवा एक कारक ने ही प्रभावित नहीं किया, वरन विभिन्न तत्वों के योगदान से इसका विकास हुआ। यह भी कहना संभव नहीं है कि राज्य के विकास में किस तत्व ने कब और कितना योगदान दिया। विभिन्न युगों में तथा विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तत्वों ने भिन्न भिन्न मात्रा में राज्य के विकास को प्रभावित किया। राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में कुछ तत्वों का विशेष भाग रहा। इन तत्वों जो हैं वो निम्नलिखित हैं या महत्वपूर्ण है। जैसे पहला, मूल सामाजिक प्रवृत्ति। राज्य मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिकता अथवा सामाजिक प्रवृत्ति का परिणाम है। अरस्तु ने बहुत पहले बताया था कि मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है। जो मनुष्य समाज के बाहर रहता है या तो देवता है या पशु है। सामान्यतः मनुष्य बिना समाज अथवा राज्य के नहीं रह सकता। सभ्यता के विकास के साथ साथ सामाजिक भावना दृढ़ होती गई और सामाजिक चेतना का उदय हुआ। सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ निरंतर संगठन और राजनैतिक संस्थाओं का विकास तथा अंत में राज्य का उदय हुआ। अरस्तु ने लिखा है कि मानव एक राजनीतिक प्राणी है जिसे प्रकृति ने राजनीतिक जीवन के लिए नियमित किया है। दूसरा, रक्त संबंध। अधिकांश आधुनिक विचारक इस संबंध में एकमत है कि रक्त संबंध अथवा सजातीयता राज्य की उत्पत्ति एवं विकास का एक प्रमुख तत्व है। प्रारंभ में सामाजिक संगठन का आधार वंश संबंध था। रक्त संबंध चाहे वह वास्तविक या अनुमानित एकता का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र था। इसने जातियों व उपजातियों को एक सूत्र में बांधा। प्रारंभिक समुदाय रक्त के आधार पर स्थापित हुए। रक्त संबंध पर आधारित संगठनों के प्रथम संगठन परिवार है। एक परिवार के अंतर्गत समान रुधिका या समान उत्पत्ति से संबंधित व्यक्ति संगठित हो गए। एक परिवार के सदस्यों ने साथ रहना शुरू किया। परिवार के सभी व्यक्ति परिवार के सबसे वृद्ध पुरुष या स्त्री की आज्ञाओं का पालन करते थे। धीरे धीरे परिवार का रूप विस्तृत हो गया। परिवार से जन और जन से कबीले की उत्पत्ति हुई। परिवार एक सामाजिक व्यवस्था थी और कबीला एक राजनीतिक व्यवस्था। प्रत्येक कबीले का वृद्ध व्यक्ति समुदाय का सरदार होता था। सभी सदस्य अब उसकी आज्ञा का पालन करते थे एवं कबीलों में होने वाले विवादों और झगड़ों का निपटारा करता था।
कबीले का सरदार ही कबीले के रीति रिवाज के अनुसार न्याय करता था। इस प्रकार आदेश प्रदान करना व आदेश पालन कराने की प्रणाली को राजनीतिक संगठन का आधार है। सबसे पहले परिवार में ही देखने को मिली, आगे चलकर कबीलों में इस पद्धति का विस्तार हुआ। कबीले का मुखिया पूरे कबीले को अनुशासित तथा नियंत्रित करने लगा। इस प्रकार सजातीयता से ही मनुष्य में अनुशासन, आज्ञा पालन और सामूहिक जीवन की भावना आई, जो राज्य के स्थायी अस्तित्व के लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। रक्त संबंध के संदर्भ में दो प्रकार के सिद्धांत प्रचलित है, पितृ प्रधान सिद्धांत तथा मातृ प्रधान सिद्धांत। पितृ प्रधान सिद्धांत के समर्थक प्रारंभिक परिवारों में पितृ प्रधान मानते थे तथा मातृ सिद्धांत के समर्थक ये मानते थे कि प्राचीन परिवार में माता का शासन चलता था। संक्षेप में आरंभिक परिवारों के स्वरूप के बारे में मतभेद होते हुए सभी विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में रक्त संबंध की महत्वपूर्ण भूमिका रही। धर्म राज्य के उदय और विकास में रक्त संबंध की भांति धर्म का भी उल्लेखनीय योगदान रहा। प्राचीन समाज में सजातीयता तथा धर्म का अत्यधिक घनिष्ठ संबंध था। परिवार धर्म प्रधान हुआ करते थे। प्रत्येक कबीले का अपना पृथक धर्म हुआ करता था। जो लोग सजातीय थे उनमें के देवता भी एक ही थे। धर्म कबीलों के व्यवहार को संचालित करने लगा, मानव व्यवहार के नियम बनने लगे और मानव जीवन उसी के द्वारा संचालित होने लगा। धर्म के साथ साथ धर्म गुरु भी उत्पन्न हुए और वे सार्वजनिक नैतिकता के नियम प्रतिपादित करने लगे। सार्वजनिक जीवन पर धर्म का प्रभुत्व बढ़ने लगा। प्रारंभिक धर्म के दो महत्वपूर्ण अंग थे, पितृ पूजा और प्राकृतिक पूजा। पितरों की पूजा का भाव प्राय सभी प्राचीन जैन समुदाय में पाया जाता था। पितृ पूजा के कारण मनुष्य में सजातीयता का विचार जीवित रहता था। मनुष्य के प्रारंभिक देवी देवता प्राकृतिक शक्तियों के मूर्त रूप होते थे। प्रकृति की जिन शक्तियों के साथ मनुष्य का हित व कल्याण घनिष्ठ रूप से संबंध था, उन्हें वे सूर्य, अग्नि, वरुण आदि विभिन्न रूपों से पूजते थे। जिन लोगों के देव एक थे, उनके लिए एक स्वाभाविक था कि वे परस्पर एकानुभूत रहे। इस भावना से समुदाय को सुदृढ़ता मिली। इस प्रकार पितृ पूजा और प्राकृतिक पूजा ने पारिवारिक संघ के संबंधों को सुदृढ़ बनाया। प्राचीन समय में जातियों के ऊपर धार्मिक पुजारियों का बहुत अधिक प्रभाव होता था। बहुधा धार्मिक नेता ही राजनीतिक नेता भी होते थे। इस प्रकार प्रारंभ में धर्म और राजनीति में कोई विशेष अंतर नहीं था। कहीं कहीं धार्मिक पुजारी ही पूर्ण राजनीतिक शक्ति रखते थे और फलस्वरूप प्राचीन काल में राजा धार्मिक क्षेत्र में भी प्रधान था। संक्षेप में मनुष्य को इस प्रकार राजनीतिक संगठन में बांधने में धर्म का महत्वपूर्ण भाग रहा। शक्ति। इतिहास इस बात का साक्षी है कि पाश्चात्य शक्ति अथवा युद्धों ने राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में पर्याप्त सहयोग दिया। यह आज एक प्रसिद्ध कथन बन गया है कि युद्ध ने राजा को जन्म दिया। प्राचीन काल में शक्तिशाली पुरुष दुर्बल व्यक्तियों को दबाकर अपने अधीन कर लेते थे। जीतने वाले शासक बन जाते और हारने वाले उनकी प्रजा। कबीलों का आपस में लड़ना एक आम बात थी। इन कबीलों के युद्ध में जब शक्तिशाली कबीला कमजोर कबीले पर अधिकार कर लेता था, तो कबीले का सरदार समस्त समुदाय का मुखिया या राजा बन जाता था। संक्षेप में युद्ध के द्वारा प्रवेश जीते गए शक्तिशाली कबीलों ने निर्बल कबीलों पर आधिपत्य जमाया और इस प्रकार राज्य को प्रादेशिकता अथवा संप्रभुता के तत्व प्राप्त हुए। समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी एक शक्तिशाली राजा की आवश्यकता हुई। इस आवश्यकता ने राज्य की उत्पत्ति में पर्याप्त योग दिया। आर्थिक आवश्यकताएं। राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में मनुष्य की आवश्यकताओं का भी विशेष महत्व रहा। प्राचीन काल में से ही आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य में सहयोग पैदा हुआ। जीवित रहने के लिए मनुष्य को भोजन, पानी चाहिए
और बिना मिलजुल कर काम किए अपना जीवन निर्वाह कर सकते थे। मनुष्य की प्रथम आवश्यकता भोजन है और उसे प्राप्त करने के प्रयत्नों से ही राज्य के विकास का क्रम प्रारंभ होता है। भोजन की तलाश में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। जब उसे पता चला कि पशु पक्षियों से भी उसके आहार में बहुत सहायता मिल सकती थी, तो उसने पशु पालने प्रारंभ किए। भोजन की तलाश में उसे कृषि करना सिखाया। कृषि के साथ ही घुमक्कड़ कबीलों का जीवन स्थिर हो गया। वे अपने खेतों के आसपास बसने लगे। धीरे धीरे संपत्ति का जन्म हुआ। संपत्ति की सुरक्षा करना आवश्यक हो गया। ग्राम और नगर बसने लगे। कबीलों का जीवन संगठित होने लगा। संपत्ति के कारण आर्थिक विवाद उत्पन्न होने लगे और उन्हें समाधान हेतु व्यवस्था एवं नियमों की आवश्यकता हुई। प्रारंभ में ये नियम रीति रिवाज पर आधारित थे, परंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ कानूनी एवं न्यायालयों की स्थापना हुई। राजनीतिक चेतना। गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक चेतना के उदय एवं विकास को राज्य की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना। अरस्तु ने बताया था कि मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, परंतु प्रारंभिक काल में राजनीतिक चेतना विकसित नहीं हुई थी। इन दिनों सजातीय और धर्म के तत्व अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए। रक्त संबंध और धर्म के आधार पर संगठित मानव समूह ने जब एक निश्चित भूभाग पर निवास प्रारंभ किया, तो अपनी आर्थिक आवश्यकता तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के प्रश्न से धीरे धीरे इसमें राजनीतिक चेतना की भावना जागृत हुई। प्रारंभ में यह चेतना कुछ ही लोगों में आई थी, परंतु धीरे धीरे इस चेतना का विस्तार हुआ और ये अन्य लोगों के मन में भी फैल गई। एक ऐसे संगठन की आवश्यकता का तीव्र अनुभव होने लगा जो शांति और व्यवस्था की रक्षा करते हुए पारस्परिक संघर्ष का निपटारा कर सके। विकासवादी सिद्धांत की समीक्षा। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सिद्धांत ही सर्वाधिक मान्य है। इस सिद्धांत का सार यह है कि राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में अनेक तत्वों ने अपना योग दिया, जिनमें रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, सामाजिक प्रवृत्तियां, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि डॉक्टर गवर्नर ने कहा भी है कि इनमें से किसी भी एक तत्व के कारण राज्य का उदय नहीं हुआ, वरन सबके सामूहिक रूप से कार्य करने के परिणाम स्वरूप ही राज्य अस्तित्व में आया। मैक्याइवर के अनुसार ये कथन बहुत अधिक कठिन है कि राज्य का प्रारंभ कब हुआ। राज्य के जन्म की कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती और न राज्य की उत्पत्ति का कोई निश्चित विस्तृत विवरण ही दिया जा सकता है। अधिक से अधिक हम उन तत्वों की विवेचना कर सकते हैं जिन्होंने राज्य के निर्माण में सक्रिय योग दिया। विकासवादी अथवा ऐतिहासिक सिद्धांत स्पष्ट कर देता है कि राज्य न तो शक्ति पर आधारित है और न समझौते पर, ये तो सहयोग की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर आधारित है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और उसका सैन्य विकास हुआ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।